स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन का भूगोल का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 का अध्ययन हमने कर लिया था पिछली क्लास में और पार्ट 2 इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए पार्ट 2 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हमें करने हैं, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे इसमें लघु उत्तरीय रहेंगे, अति लघु उत्तरीय रहेंगे और बहुविकल्पी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं। हमने दीर्घ उत्तरीय उस क्लास में पढ़ लिए थे, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे हैं क्या, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उपाय सुझाइए। ठीक है, किस प्रकार से हम वनों का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उपाय बताना है। देखिए, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सबसे जो पहला उपाय है वो क्या करना चाहिए कि वनों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है उस पर रोक लगा दी जाए और वनों की कटाई व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। जितने वृक्ष काटे जाएं उतने अधिक, ठीक है, मतलब उतने ही या उससे अधिक और वृक्ष क्या कर दिए जाए, लगा दिए जाए। वनों के संरक्षण हेतु जन चेतना अभियान चलाया जाना चाहिए। ठीक है, वनों के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, जन चेतना अभियान भी चलाना चाहिए। अगर बात करें तो वनों की कटाई ईंधन के लिए नहीं होनी चाहिए, ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, वनों की कटाई ईंधन के लिए नहीं करनी चाहिए बल्कि ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों को हमको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वनों का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ सके। ठीक है, देखिए अगला नंबर हमारा क्या है। अगला नंबर हमारा है सामाजिक वानिकी को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम सामाजिक वानिकी को बढ़ावा भी देंगे तो भी हमारा क्या होगा, संरक्षण होगा। ठीक है, वनों का संरक्षण होगा, उनका संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मानव के लिए वन किस प्रकार से उपयोगी है उसके बारे में बताना है। तो अगर मानव की बात करें तो मानव के लिए वन निम्न प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, पहली हेडिंग आपको दिख रही होगी। पहली हेडिंग हमारी है पर्यावरण का संतुलन। पर्यावरण का संतुलन में बात करें तो देखिए, वन जो होते हैं उनसे पर्यावरण का संतुलन होता है, वो बना रहता है। ठीक है, और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी है लकड़ियों की प्राप्ति। वनों से कई प्रकार की लकड़ियां मिलती हैं जो मनुष्य के विभिन्न उपयोग में लाई जाती हैं, तो इसलिए वन हमारे लिए उपयोगी है। चलिए तीसरा पॉइंट इसी का पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो तीसरे पॉइंट की बात करें, ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति। ठीक है, ऑक्सीजन की जो क्षतिपूर्ति होती है वो भी पेड़ पौधों के माध्यम से ही होती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन की होती है वो क्षतिपूर्ति होती रहती है और ऑक्सीजन हमें क्या होती है, प्राप्त होती रहती है। अगर यहीं पे चौथे पॉइंट की बात करें तो भूमि कटाव पर नियंत्रण। ठीक है, वन भूमि के कटाव को कम करते हैं और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र मिट्टी के कटाव को वनों को लगाकर ही नियंत्रित किया जाता है। तो इसलिए भूमि कटाव में भी जो वन है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है जीव जंतुओं की शरण स्थली। वन जीव जंतुओं के शरण स्थली होते हैं। वनों में ही जीव जंतुओं को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वन होते हैं वो जीव जंतुओं की शरण स्थली भी माने जाते हैं। इस तरह से भी जो वन है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात देखिए। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थर्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य क्या थे, उनको आपको बताना है। क्या थे राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य था कि वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु बनाई गई राष्ट्रीय वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य है
पर्यावरण संतुलन एवं पुनः स्थापन कर पर्यावरण को स्थिरता प्रदान करना। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य था वनों की कटाई व मृदा अपरदन को रोकना। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो तीसरा उद्देश्य था रेत के टीलों के प्रसार को रोकना। यहीं पे अगर चौथे उद्देश्य की बात करें तो चौथा उद्देश्य था राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। ये सारे जो किए गए थे यही जो उद्देश्य थे ये वन नीति के उद्देश्य से, इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। तो ये मुख्य उद्देश्य थे उसके। चले आगे क्वेश्चन पे हम थोड़ी बात देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की 2 विशेषताएं बताना है हमें। तो देखिए पहली विशेषता क्या थी, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में तथा पतझड़ की ऋतु में इन वनों में वृक्ष अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। दूसरा नंबर की अगर बात करें तो इन वनों का विशेष आर्थिक महत्व है तथा ये वन भारत में सबसे अधिक विस्तृत भूभाग पर फैले पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ज्वारीय वनों की 2 विशेषताएं बताइए तथा लिखिए कि भारत में ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर इनकी विशेषताएं की बात करें तो इनकी जो पहली विशेषता है वो है ये जो वृक्ष हैं ये सागर के ज्वारीय तटीय बाढ़ वाले एवं नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो इन वनों में सुंदरी नाम का वृक्ष बहुलता में पाया जाता है। ठीक है, यही में अगर भारत के ज्वारीय वन की बात करें तो भारत में ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा व गोदावरी आदि नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाए जाते हैं। चलिए हमारे जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है उसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन है वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी हैं, इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए वन्य प्राणी और वनस्पति जो ह्रास हो रही है, हानि हो रही है, उसके 3 कारण हैं। तो उसमें से पहला कारण है रेलवे लाइन, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण। ठीक है, अगर दूसरी यहीं पे बात करें तो दूसरी आजादी के बाद जो कृषि का फैलाव हुआ है उसका कारण। ठीक है, तीसरा हुआ है तो तीसरा स्थानांतरित खेती के चलते जो वनों की कटाई की गई है उसके कारण। और चौथी अगर बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो आवास की मांग हुई है तेज, उसके कारण भी वन प्राणी तथा वनस्पतियों की ह्रास हुई है। चलिए अगले दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है भारत के जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो भारत की जैव विविधता को क्षति पहुंचाते हैं 3 कारक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक कौन से हैं। तो देखिए पहला कारण है वनों पर निर्भरता, लोग क्या थे, वन पर निर्भर हैं। ठीक है, दूसरा अगर कारक की बात करें तो दूसरा कारक है बड़ी विकास परियोजनाएं। और तीसरे कारक की बात करें तो तीसरा कारक है रेलवे लाइन का विस्तार, खनन, वाणिज्य आदि कई प्रजातियों के आवास को बाधित करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मेन कारण है जो जैव विविधता को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देख लीजिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए पहला कारण क्यों ह्रास हुआ है स्वतंत्रता के बाद, कृषि का फैलाव प्रमुख कारण पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर डोलोमाइट के खने के कारण ये गंभीर खतरे में पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो नदी घाटी परियोजनाओं के कारण भी वन क्षेत्रों का विनाश हुआ है। ठीक है, अगर तीसरी बात करें तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण जो वनों की कटाई हुई है
के कारण भी वन संसाधनों का ह्रास हुआ है। अगली बात कर लेते हैं बाघ परियोजना के बारे में, संक्षिप्त टिप्पणी हमको देना है। तो देखिए अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को पढ़ा भी था, सारे क्वेश्चन पीछे पढ़े हैं। तो देख लीजिए जो बाघ परियोजना थी ये 1973 में शुरू की गई थी। दूसरी अगर बात करें तो बाघों की संख्या निरंतर घटने के कारण ये परियोजना शुरू की गई थी। और तीसरी बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। है हमारा वन्य प्राणियों तथा वनों के विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। पहली बात करें तो पहला जो कारण है वो वन कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़ है। दूसरे कारण की बात करें तो जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। तीसरे कारण की बात करें तो वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से हथियारों मतलब हाशिए पर पहुंच गए हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से कहां पर पहुंच गए हैं, हाशिए पर पहुंच गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, व्याख्या करना है। ठीक है, व्याख्या नहीं करना है, कितना वर्गीकृत करना है। तो भारत में वनों को 3 भागों में वर्गीकृत करना है और व्याख्या में मतलब बताना है उसके प्रकार। तो उसके प्रकार की बात करें तो देख लीजिए प्रकार उसके 3 हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होता है, रक्षित वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए अवर्गीकृत स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी व्याख्या। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन के 7 नंबर क्वेश्चन है, डाल दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित किन राज्यों में स्थित है, ये जो दिए गए हैं। तो पहला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तरांचल में उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा सरिस्का, ये हमने भी पढ़ा था पीछे, राजस्थान में स्थित है। और मानस बाघ रिजर्व की बात करें तो ये असम में स्थित है। और यहाँ पे अगर पेरियार बाघ रिजर्व की बात करते हैं तो ये केरल में स्थित है। चलिए आंसर भी देख लीजिए। देखिए पहला उत्तरांचल में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा राजस्थान में और चौथा असम में और पांचवा केरल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्त। देखिए आगे हमारे बहुविकल्पिक प्रश्न है। तो पहला बहुविकल्पिक प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था अभी स्थानिक जाति में, तो स्थानिक जाति का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, निकोबारी कबूतर जो है वो स्थानिक जाति का उदाहरण है। तीसरे की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है केरल में, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा सही होगा 2। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, 4th हमारा हो गया 5th नंबर क्वेश्चन है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं अवर्गीकृत। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है बीज बचाओ आंदोलन क्या था। तो बीज बचाओ आंदोलन था टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, यही बीज बचाओ आंदोलन था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो चिपको आंदोलन से तात्पर्य क्या है। तो चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन चलाया गया था वृक्षों की रक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारतीय वन जीवन ठीक है या रक्षण अधिनियम कब लागू गया था। तो ये लागू किया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने सर्वप्रथम कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था उड़ीसा राज्य ने 1988 ईस्वी में। उड़ीसा राज्य ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था और 1988 ईस्वी में रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? तो लुप्त जातियों से तात्पर्य होता है कि जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, उन्हें लुप्त जातियां कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है? उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं वो शादी के दौरान इमली और आम की पूजा करती हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? तो दुर्लभ जातियां किन्हें कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था अभी पीछे। संख्या कम हो और सुवेद हो उसे ही बोलते हैं दुर्लभ जातियां। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, उसकी बात। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो काले हिरण की रक्षा के लिए विश्नोई जाति प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, इसे पूछा गया है कि राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर, ठीक है, 1200 हेक्टेयर, इसका क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो 1200 हेक्टेयर जो मतलब स्थान 1200 हेक्टेयर पे जो स्थान छुड़वाया, उसमें उन्होंने क्या किया? पेड़ों को काटने नहीं दिया। उससे क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो उससे तात्पर्य है कि शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वनों को, जीवन को बचाया जा सके, इसलिए 12 हेक्टेयर का उद्देश्य यही था। 1200 हेक्टेयर का उद्देश्य यही था कि लोग जो है वो 1200 हेक्टेयर के अंदर ना आए, जिससे शिकार पर रोक लगे और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवन को बचाया जा सके। चलिए, तो यहीं से हमारी जो पार्ट 2 था, मतलब पार्ट 2 था या लेसन 2 बोले, ठीक है, या पार्ट 2 बोले, तो समाप्त होता है। लेसन 2 का पार्ट 2 ये समाप्त होता है और लेसन 2 भी हमारा यहीं से कंप्लीट होता है। अगला हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल संसाधन, चैप्टर नंबर 3। चलिए, यहीं से हमारी जो क्लास होती है वो एंड होती है।